हमारे ऑडिट की जो बैकबोन है वो है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। एक बहुत ही ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअल एरिया है। आईकैप जब इसको पूछने आता है तो वो 30-40 नंबर तक कभी पूछ लेते हैं और बच्चों को पता ही नहीं चलता कि ऑडिट प्रोसीजर्स पूछे गए इन सवालात में। ठीक है, इसको कवर कैसे करना है, इसको समेटना कैसे है कि पेपर जैसा भी आ जाए, चाहे सिनेरियो बेस्ड हो, चाहे थ्योरी बेस्ड हो, चाहे लिंकिंग बेस्ड हो, चाहे लॉजिकल बेस्ड हो, इन सारी चीज़ों को हमने किस तरीके से एड्रेस करना है, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की टेक्निक्स को जॉट डाउन कर लें। सबसे पहली टेक्निक है आइजा 500। अगर आपने स्मार्ट क्लास आइजा 500 का देखा हो तो उसमें हमारे पास एक चीज़ लिखी हुई आ रही थी, सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम दिस एंड इंस्पेक्ट या इंक्वायर या रिकैलकुलेट या कंफर्मेशन दिस। सही है, तो इसका मतलब एक प्रोसीजर हमने बना लिया था आइजा 500 पढ़ के, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जी हमें इस पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करना है और जो सैंपल सेलेक्ट हुआ है कोई ना कोई प्रोसीजर उस सैंपल के ऊपर परफॉर्म करना है। ये हमारे पास आइजा 500 एक पहली टेक्निक है जो कि जबरदस्त टेक्निक है। ठीक है, दूसरी टेक्निक हमारे पास है आईएफआरएस। तो मेरा प्लानिंग फेज में रिस्क क्या होता है? मेरा प्लानिंग फेज में रिस्क ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉट बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। सही है। इसी तरीके से मेरी ओपिनियन क्या होती है? मेरी ओपिनियन होती है इन अवर ओपिनियन दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड या आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। से बार बार आईएफआरएस यूज हो रहा है तो प्रोसीजर्स आईएफआरएस के बगैर नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट है। अगर मुझे आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, मैं बड़े आराम से एक अच्छा ऑडिट प्रोसीजर ड्राफ्ट कर सकता हूं। हमारे पास तीसरी टेक्निक है, वो है आइजा 540 अकाउंटिंग एस्टीमेट। सही है, और उसके ऊपर उसने आपको कहा कि जी जब भी अगर कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट्स यूज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल पीपी की इंपेयरमेंट एस्टीमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर वारंटी एस्टीमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट है, रिसीवेबल की इंपेयरमेंट है, इन एरियाज में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आइजा 540 ने कहा ये 4 से 5 प्रोसीजर्स आपने लाजमी करना है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया वो है एक्सपर्ट। बहुत से ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरियाज होते हैं जहां पे मैनेजमेंट के पास या ऑडिटर के पास उनको कैलकुलेट करने की या डिटरमाइन करने की एक्सपर्टीज नहीं होती और बाकायदा तौर पर एक एक्सपर्ट अपॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने IAS 16 पढ़ा होगा। IAS 16 में डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं आपसे और मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। सही है, रीवैल्यूएशन की अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए आपसे और मुझसे, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सही है, लेकिन सर अगर एक कंपनी ने अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अकाउंटिंग पॉलिसी रीवैल्यूएशन मॉडल रखी हुई है, तो सर क्या मेरी और आपकी एक्सपर्टीज़ है कि मैं वो फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर सकूं? अगर एक कंपनी की कटी पहाड़ी में एक प्रॉपर्टी आ रही है, क्या मेरी और आपकी एक्सपर्टीज़ है कि मैं वहां जाके उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डिटरमाइन कर सकूं कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, या इस लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, या इस प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, या इस फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की वैल्यू इतनी होनी चाहिए? सर मुझे और आपको अकाउंटिंग आती है, मैं और आप मुंशी हैं, मैं और आप वैल्यूअर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मैं, अच्छा जो CFO बैठा है क्या वो सर वो भी नहीं कर सकता? तो इसका मतलब है सर एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, और वो एक्सपर्ट क्या करता है? वो एक्सपर्ट फेयर वैल्यू डिटरमाइन करता है और वो फेयर वैल्यू फाइनेंशियल्स में आ जाती है। सही है, फाइनेंशियल्स को बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की और उसके ऊपर ओपिनियन देने की जिम्मेदारी ऑडिटर की। तो फाइनेंशियल्स में एक ऐसी चीज आ रही है, ठीक है, एक ऐसी चीज आ रही है जिसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है। जब भी फाइनेंशियल्स में किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है, आइजा 500 एक हमें कॉन्सेप्ट डिलीवर करता है अबाउट द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। सही है, अगर मैनेजमेंट ने कोई एक्सपर्ट अपॉइंट किया इन वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, तो आपने देखना है कि क्या ये एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट है, क्या ये एक्सपर्ट कैपेबल है, और क्या ये एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट है। सबसे पहले आपने उसकी कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी और इंडिपेंडेंस को एवेल्युएट करना है। सही है, इसी से रिलेटेड एक और आइजा है जो कि है आइजा 620 ऑडिटर एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट और ऑडिटर एक्सपर्ट में फर्क क्या है? मैनेजमेंट एक्सपर्ट वो होता है जिसको मैनेजमेंट अपॉइंट करती है, लेकिन अगर मुझे मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी या इंडिपेंडेंस पे डाउट हो जाए या उसका काम मुझे मुनासिब नहीं लगता, तो ऑडिटर के पास ये गुंजाइश है कि ऑडिटर अपना भी एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकता है, और वो एक्सपर्ट कहलाएगा ऑडिटर एक्सपर्ट, जिसके ऊपर एज 620 है। प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है जो मैंने आपको ऊपर वाले पढ़ा है। अगर मैं अपना भी कोई एक्सपर्ट अपॉइंट करूंगा तो मैं उसकी भी कॉम्पिटेंसी, उसकी भी कैपेबिलिटी, उसकी भी इंडिपेंडेंस को इवैल्यूएट करूंगा। सही है, अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास जो है वो है आइजा 501 लिटिगेशन एंड क्लेम। सही है, अगर आपका कोई भी लिटिगेशन चल रही है किसी कस्टमर के साथ, किसी सप्लायर के साथ, किसी रेगुलेटर के साथ, किसी पर्सन के साथ, मामला सिंध हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ऐसे जितने भी मैटर्स हैं, आइजा ने कहा आप आइजा 501 की मदद लें और आप एक काम ये करें,
और मैं कुछ प्रोसीजर्स आपको बता रहा हूँ, आइजा 501 कहता है मैं कुछ प्रोसीजर बता रहा हूँ, उसके ऊपर फोकस करें। पहला प्रोसीजर, अगर लीगल का मसला है, लिटिगेशन का मसला है, तो कंपनी ने जिस तरह परचेज डिपार्टमेंट बनाया होगा, सेल्स डिपार्टमेंट बनाया होगा, ऐसे ही कोई इन हाउस लीगल काउंसिल होगा, उनका अपना एक लॉयर अंदर बैठा होगा ऑफिस में। आप सबसे पहले उससे इंक्वायरी कर लें, सही, चाय वाय पियो उसके साथ, उससे पूछें कि यार कोई केस वेस चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बहुत बड़ा केस चल रहा होगा तो वो लाजमी मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या दोस्त विद गवर्नेंस में डिस्कस हुआ होगा। तो दूसरा काम आप ये कर ले, रिव्यू द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ दोस्त विद गवर्नेंस। तीसरी चीज, अगर कोई केस, अगर कस्टमर ने आपको कोई लेटर लिखा होगा तो आपने लाजमी वो लेटर आगे फॉरवर्ड किया होगा अपने लॉयर को, अपने सिंध हाई कोर्ट के लॉयर को, अपने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को। तो आपकी जो करस्पॉन्डेंस चल रही है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ, उसको रिव्यू कर लें। उसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करें आप कि आप एक्सटर्नल लॉयर को कंफर्मेशन भेज दें। आप उसको कंफर्मेशन भेजें और आप उससे पूछें कि भाई मुझे बता दो आप इस कंपनी के कौन कौन से केसेस लड़ रहे हो और उसका आउटकम क्या निकलेगा, आप केस जीतोगे या हारोगे, सही है। और उसके बाद आप चाहें तो मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि हम इंशाल्लाह आइजा 580 में पढ़ेंगे। आखिरी प्रोसीजर बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिव्यू द लीगल एक्सपेंस अकाउंट। रिव्यू द लीगल एक्सपेंस अकाउंट का क्या मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि जब आपने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी होगी कि मुझे केस बताओ, तो उसने 2 केस आपसे छुपाए होंगे, ठीक है। जब आपको एक्सटर्नल लॉयर्स को कंफर्मेशन भेजनी होगी तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी प्यारे बच्चों कि मैनेजमेंट ने 2 लॉयर्स के नाम आपको नहीं दिए होंगे। जब आपने उन 2 लॉयर को कंफर्मेशन ही नहीं भेजी होगी तो उसका मतलब है केसेस तो आपको सारे पता नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि यार एक केस चल रहा है, कैसे पता चलेगा कि कंपनी का ये भी एक लॉयर है? तो जाहिर सी बात है उस लॉयर को कोई ना कोई पेमेंट की गई होगी, कोई ना कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड किया गया होगा। तो आपने लीगल एक्सपेंस अकाउंट को 100% वेरीफाई करना है। मैं लीगल एक्सपेंस की 100% वॉचिंग कर रहा था, मैंने कहा पेमेंट टू लॉयर डी, और मैं कह रहा हूं केस रिलेटेड केस विद द रेगुलेटर, मैंने कहा लॉयर डी भी है और एक रेगुलेटर के साथ केस भी चल रहा है। मैंने सारी लीगल केसेस निकाली, मुझे मैनेजमेंट ने लॉयर डी का नाम लिख के ही नहीं दिया था और ना ही रेगुलेटर केस के बारे में बताया था। मैं कंप्लीटनेस इस तरीके से इंश्योर कर सकता हूं। तो अगर कोई लिटिगेशन चल रही है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं एक जमाने में एसएसजी का ऑडिट कर रहा था, तो उनके 8वें 9वें फ्लोर पे लीगल डिपार्टमेंट होता था, सही है, एसएसजीसी का अपना लीगल डिपार्टमेंट होता था। मैं गया उनके पास, सही है, जो साहब थे, जीएम साहब थे, उनसे मुलाकात करी और उनसे मैंने इंक्वायरी करी। मैंने कहा सर कोई बड़ा केस चल रहा है आपका, कोई नए केस इस साल आए, कोई बड़ा केस चल रहा है? मैंने ये कहा। फिर जब इंक्वायरी करी तो इंक्वायरी अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो मैंने कहा यार अगर ये बंदा मुझसे कुछ छुपा रहा है ना, इसने बोर्ड से नहीं छुपाया होगा, सही, बोर्ड को बताया होगा। मैंने फौरन से मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकाले और मिनट्स ऑफ द मीटिंग में मैंने सारे केसेस पढ़ना स्टार्ट करे कि क्या बोर्ड को कोई बड़ा केस बताया कि नहीं बताया, सही, मैंने वो देखना स्टार्ट करा। उसके बाद मैंने कहा यार अगर कोई इसके पास लेटर आया होगा ना कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, तो इसने लाजमी वो लेटर आगे अपने लॉयर को भेजा होगा, सही है। तो लॉयर के साथ जो करस्पॉन्डेंस फाइल थी मैंने उसको इंस्पेक्ट कर ली, फिर लीगल एक्सपेंस की वॉचिंग कर ली मैंने, और फिर जितने भी लॉयर्स की लिस्ट थी मेरे पास उन सबको मैंने कंफर्मेशन भेजी। मैंने कहा लॉयर ए, लॉयर बी, लॉयर सी, लॉयर डी, आप सबको मैं कंफर्मेशन भेज रहा हूं, मुझे बताओ आप इस कंपनी के बिहाफ पे कौन कौन से केसेस लड़ रहे हो, सही है, और उन केसेस का आउटकम क्या आएगा, कंपनी केस जीतेगी या हारेगी, और अगर हारेगी तो कितना अमाउंट पे करना पड़ सकता है। सिर्फ मैं कॉन्सेप्चुअली आपको बता रहा हूं कि ये हमारे पास कुछ टेक्निक्स अवेलेबल है। आखिरी चीज हमारे पास आइजा 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। एक्सटर्नल कंफर्मेशन की पूरी डायग्राम अगर आप याद करें, मैनेजमेंट कंफर्मेशन भेजने देती है, मैनेजमेंट कंफर्मेशन भेजने नहीं देती। इस पूरी डायग्राम को 1 सेकंड के लिए अपने सामने रखें, इस स्मार्ट हैंडआउट को अपने सामने रखें। इस पूरी चीज को मैं इन 5-6 प्रोसीजर से समराइज कर रहा हूं। सेलेक्ट सैंपल्स एंड सेंड कंफर्मेशन। इफ कंफर्मेशन रिसीव्ड, assess the reliability. If reliable, match the balance with the GL. If not matched, obtain reconciliation from the management. Perform procedure on reconciling items. If confirmation not received, perform alternative audit procedure. तो मेरे पास जो आखिरी टेक्निक है वो है आइजा 505। ये जो मैंने 7 टेक्निक्स प्यारे बच्चों आपके सामने लिखी है, मैं आपको पूरे सब्सटेंटिव एरिया, सारे ऑडिट प्रोसीजर इन्हीं टेक्निक से कवर करा दूंगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।